वन एज आपको थंबनेल में दिख गया होगा, इस वीडियो का पर्पज़ है आपको ये बताना कि मॉक्स सच में ज़रूरी हैं या नहीं हैं। बिकॉज़ अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स की बात करी जाए तो ऑब्वियसली हमें कोचिंग्स में और हर जगह बताया जाता है कि मॉक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंडली ये बताना कि अगर हम बिकॉज़ अगर हम मॉक को एनालाइज़ कर रहे हैं तो मॉक को एनालाइज़ करने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉक देना ज़रूरी है या नहीं है, तो ऑब्वियसली मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उस बेसिस पर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या हमारा पोटेंशियल है, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। सेकेंडली हमें मॉक टेस्ट से ये पता चलता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, हमारे वीक टॉपिक्स कौन से, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमसे मिस हो रहे हैं। लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, सारी चीज़ें पढ़ लिया है, हमें लगता है कि हमारा सब कुछ कंप्लीट चैप्टर कवर्ड है, लेकिन कोई एक छोटा टॉपिक ऐसा होता है कि जो हमसे मिस हो जाता है। लाइक कभी कभार टीचर से बात के लिए छोड़ देते हैं कि वो किसी और चैप्टर में कवर हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मोस्टली बहुत बार होती हैं। तो मॉक टेस्ट से हमें वो पता चल जाएगा कि अगर हमारा कोई टॉपिक छूट रहा है तो हम उसे कवर कर लें, या फिर अगर लास्ट में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से कवर कर चुके होते हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई छोटी मोटी चीज़ भी मिस हो रही है तो वो हमें मॉक टेस्ट से पता चल जाती है। एक ये चीज़ हमें मॉक टेस्ट से पता चलती है कि हम किस तरह के क्वेश्चंस में हमारी सिली मिस्टेक्स हो रही है, हमें किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है, हम कौन से टॉपिक में ज़्यादा अटक रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो ऑब्वियसली मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही ज़रूरी नहीं है। मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट जो आपने दिया है उसका एनालिसिस करना, सही तरीके से एनालिसिस करना, एनालाइज करना कि क्या आपकी गलतियाँ रही हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स रही हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स रहे हैं, क्या आपके वीक टॉपिक्स रहे हैं। तभी तो जो आपकी वीकनेसेस हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, आप उनके ऊपर वर्क करके उन्हें स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, है ना। बिकॉज हमें अब हमारी वीकनेसेस को वीकनेस नहीं रहने देना, उन्हें स्ट्रेंथ बनाना है। ओके, तो अभी समझते हैं कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का सही तरीका क्या है। बेसिकली हमें जब भी मॉक टेस्ट देते हैं उसके बाद हम नॉर्मली ब्रेक तो चाहिए होता है, बिकॉज 3 घंटे फोकस्ड रहते हैं, उसके बाद ब्रेक तो चाहिए। तो थोड़ा 10-15 मिनट बिल्कुल रिलैक्स करो, बिल्कुल चिल करो, ठीक है। उसके बाद लाइक ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, जस्ट आपको जो भी, हाँ, एक ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए आप एक अलग से नोटबुक बना के रखिए। उसमें आप अपने मॉक टेस्ट का कंप्लीट एनालिसिस लिख रहे होंगे कि जो भी लाइक मिस्टेक्स रही हैं, मिस्टेक नोटबुक कहते हैं नॉर्मली, कि टीचर्स भी बोलते हैं कि एक अलग से कॉपी बना लो जिसमें आप अपनी सारी मिस्टेक्स लिखो। तो इसी तरीके से कि एक मॉक टेस्ट की एक अलग से नोटबुक बना लो जिसमें आप अपने टेस्ट का एनालिसिस लिखूँ, ठीक है, एक डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है। लाइक उसमें आप, तो हाँ, उन 10-15 मिनट के बाद आप वो नोटबुक लेना, और उसमें सिर्फ 3 बेसिक चीज़ें होती हैं जिस पे आपको बेसिकली फोकस करके लिखना होता है, मतलब ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि एनर्जी की, पूरे मॉक टेस्ट के दौरान आपकी एनर्जी कैसी थी, आपको लो फील हो रहा था, आपकी एनर्जी अच्छी थी, या जैसी भी थी, ठीक है। बिकॉज अगर एनर्जी लो होगी तो आपका माइंड सही से काम करेगा ही नहीं। अगर एनर्जी लो होगी तो माइंड सही से काम करेगा ही नहीं, और माइंड सही से काम करेगा नहीं तो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है आपके टेस्ट के स्कोर को, ठीक है। तो आपको एनर्जी पर भी ध्यान देना है कि आपकी पूरे मॉक टेस्ट के दौरान ओवरऑल एनर्जी कैसी रही है, या फिर स्टार्टिंग में अच्छी थी, लास्ट तक आते आते डाउन हो गई है। ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिस पे आपको ध्यान देना है वो है फोकस, कि ओवरऑल दी टेस्ट आपका फोकस कैसा रहा। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब मॉक टेस्ट देते हैं, स्पेशली जब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते हैं, तब ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में फोकस काफ़ी अच्छा रहता है, क्वेश्चंस बनाते जाते हैं, जो मिलता है बनाते जाते हैं, एंड एट लास्ट तक आते आते थकान हो जाती है, तब जो हमारा फोकस है वो भी कम हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको लिखनी है वहाँ पर कि आपका ओवरऑल थ्रू आउट द टेस्ट फोकस कैसा रहा है। एंड तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइम, कि आपने ओवरऑल द टेस्ट टाइम कैसे मैनेज किया है, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा है,
कि किसी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, कहीं ईगो सॉल्विंग तो नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है कि आपने किस क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने जल्दी बना लिया। लाइक कि अगर टेस्ट 3 घंटे का है, आपने 2.5 घंटे में सॉल्व करे, ये भी चीज़ आपको देखनी है कि आपने कितनी जल्दी पेपर सॉल्व किया, आपके पास रिव्यू करने के लिए टाइम बचा या नहीं बचा था। और जो भी क्वेश्चंस आपने मार्कफुल रिव्यू करे थे, वो सारे क्वेश्चंस आपने रिव्यू कर पाए या नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है आपको इस टाइम वाले सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अब आता है हमारा क्वेश्चन वाइज एनालिसिस पर, कि अब फोकस, टाइम, एनर्जी, ये चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ही नोट डाउन करनी। ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। अब हम क्वेश्चंस पर तो ध्यान देते हैं कि ये चीज़ बनी, ये नहीं बनी, बट इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है, बिकॉज ये चीज़ें भी टेस्ट स्कोर को बहुत ज़्यादा हैम्पर करती हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन वाइज एनालिसिस कैसे करना है, तो इसमें सबसे पहले तो 2 कैटेगरीज आती हैं। एक वो क्वेश्चंस जो आपने अटैम्प्ट करे हो, और एक वो क्वेश्चंस जो आपने नहीं अटैम्प्ट करे हैं, जो आपने लीव कर दिए हैं। अब जो अटैम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उसमें भी 2 तरह के होते हैं। एक वो क्वेश्चंस जो आपने अटैम्प्ट करे और सही हो गए, और दूसरे होते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें कुछ ना कुछ गलती हो गई। बहुत बार सिली मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बेफालतू में नेगेटिव लग जाती है। ओके, तो अब एनालाइज करने का सही तरीका क्या है, कि मोस्टली आप लोग क्या करते हो, एनालाइज करते टाइम जो भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं आप उन्हें लीव कर देते हो। आप उनको देखते ही नहीं हो दोबारा खोलकर, लेकिन आपको एक बार ही देखना चाहिए। करेक्ट क्वेश्चंस में आपको देखनी क्या चीज़ होती है, बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि टेस्ट है, एक बारी थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होता है तो हम तुक्का मार देते हैं। तो आपको वो चीज़ भी देखनी है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपका तुक्का मारकर सही हुआ है, तो आपको उसकी करेक्ट अप्रोच देखनी है, करेक्ट सॉल्यूशन समझना है, ठीक है। तो करेक्ट क्वेश्चंस में ये चीज़ देखनी है। और दूसरा, एक ये चीज़ भी होती है कि एक क्वेश्चन है आपने सॉल्व किया और वो सही हो गया, सही से सॉल्व हो गया, लेकिन आपकी अप्रोच गलत हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ इधर उधर से लगा कर देते हैं, तो वो एक तुक्के वाली चीज़ में आ जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, हमारी अप्रोच सही है, लेकिन हमारा जो मेथड है वो बहुत लेंथी है, बिकॉज एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके होते हैं, काफ़ी अप्रोचेस होती हैं, सिर्फ एक अप्रोच नहीं होती है। तो हमारी जो अप्रोच है वो हमारी जो अप्रोच है उससे क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो गया। हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व तो होगा, लेकिन हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा दिया। हमने उस क्वेश्चन को वो टाइम दे दिया जो हमें नहीं देना चाहिए था। तो और सॉल्यूशन में एक छोटा मेथड लिखा हुआ होता है, तो आपको वो लेंथी मेथड छोड़कर वो छोटे वाला मेथड समझना चाहिए। वो देखना चाहिए कि आप कैसे अपना टाइम बचा सकते हो उस क्वेश्चन से, क्या शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। एक ये चीज़ देखनी होती है करेक्ट क्वेश्चंस में। उसके बाद आते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चंस। इनकरेक्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको अपनी गलती आइडेंटिफाई करनी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हुआ ही क्यों है, ओके। और गलती आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उस गलती को लिखना है, और फिर उस गलती को लिखने के बाद जो भी गलती हुई थी सही चीज़ भी लिखनी है, कि अगर गलत ही है तो सही क्या होगा, ठीक है। फिर आते हैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आपने उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ा ही क्यों। ऐसा क्या है आपके दिमाग में कि आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो दिखाए ही इतने लेंथी जाते हैं कि हम उनकी लेंथ देकर ही छोड़ देते हैं, बिना पढ़े ही डायरेक्टली कि आगे चलते हैं, स्किप कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हाँ, हमसे हो रहा है, लेकिन लास्ट में जाकर कोई एक आधी चीज़ रह जाती है जिसके कारण लास्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, हमें पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया, हमें पता है, लेकिन कहीं पर कैलकुलेशन हेक्टिक हो रही है, वो कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आ रही है, तो उस कारण भी हम क्वेश्चंस को लीव कर देते हैं। और हम श्योर नहीं होते कि आंसर क्या होगा, फिर नेगेटिव क्यों करवानी, तो इससे बेटर है लीव कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो भी रीज़न हो क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ने का रीज़न ढूंढना है। फिर उस क्वेश्चन को दोबारा पहले खुद से, लाइक इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस दोनों के लिए ही मैं कहूँगी। और हाँ, इन दोनों के लिए करेक्ट क्वेश्चंस में अगर तुक्का मारा है तो उसके लिए आप सोल्यूशन ही देखो। तुक्का तभी मारा होगा जब सोल्यूशन नहीं पता होगा। तो इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली कहना चाहूँगी कि आप लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन ना देखें। सॉल्यूशन देखने के बजाय आप पहले
जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है या फिर जो भी क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, उस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें दोबारा से। जितना भी टाइम लगे उस क्वेश्चन को दीजिए और खुद से दोबारा से एक बार अप्रोच करिए, सॉल्व करिए, समझिए। बिकॉज इनकरेक्ट क्वेश्चंस को जब आप खुद से सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या गलती थी, और जब खुद से सॉल्व करते हैं तो क्लैरिटी और ज़्यादा होती है। ठीक है। और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में भी आपको समझ में आएगा कि हाँ उस टाइम पर ये अप्रोच समझ नहीं आई, अभी ये अप्रोच थी, हम ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि सबसे पहले खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एंड देन जब नहीं होता तब भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस में कि एग्ज़ाम टाइम पर कोई छोटी सी चीज़ गलत हो जाती है, लाइक सिली मिस्टेक्स में हम उनको काउंट करते हैं, बट बाद में वो होती है, तो वो खुद से इसको सॉल्व करने पर ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है। एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में भी होता है कि उस टाइम दिमाग में कुछ और आ जाता है, तो समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी अप्रोच क्लिक ही नहीं करती है कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। बट एग्ज़ाम के बाद या टेस्ट के बाद हमें समझ में आता है कि हाँ इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते थे, एंड वो सॉल्व हो जाता है। ओके। तो इसीलिए पहले खुद से अप्रोच करो, खुद से उन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करो। उसके बाद अगर तब भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तब सॉल्यूशंस देखूँ। एंड सॉल्यूशंस देखने से भी ज़्यादा बेटर मैं प्रेफर करूँगी कि अगर कोई मेंटर है या कोई टीचर है जो पढ़ाते हैं, कोचिंग में कोई टीचर है, आप उनसे एज अ डाउट पूछिए वो क्वेश्चन, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। तो बेसिकली यही था। और इम्पॉर्टेंट ये रखना कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नोट डाउन करनी है, सारी की सारी चीज़ें, ताकि और जो एक जब एग्ज़ाम पास में आ रहा होता है तब लास्ट टाइम पर ये नहीं होता कि आप बैठकर नोट्स पढ़ रहे हो या क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो। एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले आपको जस्ट यही काम करना होता है कि आप अपनी मिस्टेक नोटबुक या मॉक टेस्ट एनालिसिस की नोटबुक उठाओ और देखो कि क्या क्या गलतियाँ हुई हैं आपसे, ताकि जो फाइनल एग्ज़ाम है, जो मेन आप टेस्ट, जो मेन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसमें आप वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक यू एंड बाय।